हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क। आज हम बात करने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल मार्केट की। इसके बारे में समझेंगे। ये क्लास 9 है। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, 999 की ये क्लास है जो अभी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। आपको करना क्या है, इस कोर्स को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ देखना शुरू कर दीजिए। सिर्फ इतना करना है और आप कोर्स में अवेल कर लेंगे। नाउ हर सुबह 8 बजे ये क्लास होती है। ये क्लास 25 जून से चल रही है। ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो SBI PO का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ओके, जो RBI का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो नाबार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ ही साथ जो IBPS RRB स्किल 2 और 3 का दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्किल 2 का। इस ग्रुप से जुड़िए। यहाँ पर 4K के आसपास स्टूडेंट हो चुके हैं। इस ग्रुप से जुड़िए। इसमें सारी जो भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उनको अटेंड कीजिए। कोई और क्वेरी है आपकी IBPS RRB से रिलेटेड तो आप इस ग्रुप में जुड़ करके पूछ सकते हैं। नाउ वन मोर थिंग, प्रेप टास्क हमारा चैनल है, इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के कोर्स की। नाउ व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट। सबसे पहले अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट है क्या, ये जानना ज़रूरी है। और उससे पहले हम ये समझेंगे कि मार्केट क्या है। मार्केट सब लोग जानते हैं, मार्केट वो जगह है जहाँ किसी चीज़ की खरीद फरोख्त होती है। जैसे अगर हम कहें कि सब्जी का मार्केट, तो वहाँ पर सब्जी की खरीद फरोख्त होती है। सब्जी लेने आदमी जाता है, कहाँ जाता है? सब्जी मार्केट में। फल लेने जाता है आदमी, फल मार्केट में। कपड़े लेने जाता है आदमी, कपड़े के मार्केट में। ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल की खरीद फरोख्त जहाँ होगी, फाइनेंस रिलेटेड कोई भी खरीद फरोख्त जहाँ होगी, उसे हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ और पॉइंट्स हैं इसके, वो इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। फाइनेंशियल मार्केट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर्स। अब ये फाइनेंशियल मार्केट करता क्या है? पहली चीज़, फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है ये तो समझ में आ गया। नाउ फाइनेंशियल मार्केट जो है वो एक ब्रिज बनाता है किसके बीच में? जो इन्वेस्टर है और जो बोरोवर है, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो पैसे से पैसा कमाना चाहता है, देन फिर वो क्या करेगा? पैसे को इन्वेस्ट करेगा। और जो बोरोवर है, जिसको पैसा चाहिए कि मुझे और पैसा मिल जाए तो मैं ये काम अपना कर लूँ, तो वो क्या करेगा? वो उस पैसे को उठाएगा। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। ओके, अच्छा, इट ब्रिंग्स टुगेदर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज दैट हैव सरप्लस फंड्स। अच्छा, मैंने अभी जो आपको बताया वही चीज़ है। ये क्या करता है? ये ऐसे दो लोगों को मिलाता है जिसके पास सरप्लस फंड ज़्यादा है उसको मिलाता है किससे? जिसके पास फंड की डेफिसिट है उससे। फिर ये क्या होता है? ये दोनों आपस में फंड का सर्कुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? और जिसके पास डेफिसिट है उसे दे देगा एक सर्टेन कॉज के लिए और कहेगा भाई मुझे इतने ब्याज पे मुझे इतना चाहिए, जैसा कि अमूमन हर बैंक में होता है। ठीक है ना, ये काम हो गया। सो दैट फंड्स कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन देम। मैंने आपको बताया फंड इन लोगों के बीच में ट्रांसफर हो जाएगा भाई। नाउ दिस ट्रांसफर ऑफ फंड इज डन थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये जो फंड का ट्रांसफर होता है ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट को क्या करा है? दैट ऑपरेट्स इन फाइनेंशियल मार्केट। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है फाइनेंशियल मार्केट में ऑपरेशंस चलते हैं। ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जो है वो रन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब यानी कि फाइनेंशियल मार्केट के हथियार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नाउ फाइनेंशियल मार्केट के अगर स्ट्रक्चर को देखें तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है ना, पहला पार्ट है मनी मार्केट और दूसरा पार्ट है कैपिटल मार्केट। नाउ फाइनेंशियल मार्केट दो पार्ट में तो डिवाइड हो गया, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं हम ये समझेंगे। ठीक है, लेकिन मनी मार्केट में आपके क्या क्या आते हैं? देखिए, मनी मार्केट में आपका आ जाएगा, जैसे आप जानते होंगे, कॉल मनी, ओके, नोटिस मनी, ओके, ट्रेजरी बिल्स, टर्म मनी, ठीक है, CPs, CDs, ठीक है, रेपो, कॉमर्शियल बिल्स, CMB जिसको हम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं भाई? ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं
मनी मार्केट में। ओके, तो मनी मार्केट जो होता है वो कैसे डिवाइड होता है? देखिए, मनी मार्केट जो होता है वो दो पार्ट में कह सकते हैं आप। एक होता है आपका ऑर्गेनाइज्ड और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन आ जाएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसे बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, और एक और इसका दूसरा जो होता है वो क्या होता है? सब मार्केट। अब आप पूछेंगे ये सब मार्केट में क्या क्या आता है? देखिए, सब मार्केट में यही सी चीज़ें आती हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे कॉल मनी हो गया, ठीक है, बिल मार्केट हो गया, टी बिल्स हो गए, सीपी हो गया, सीडी हो गया, ये सब मार्केट में आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप कहें तो फिर ये बैंकिंग सेक्टर का ये आपको मैंने आगे पहले पढ़ाया था। बैंकिंग सेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? जैसे पब्लिक बैंक, सॉरी, व्यावसायिक बैंक हो जाएंगे, सहकारी बैंक हो जाएंगे, ठीक है, फिर इस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो ये बैंकिंग का तो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिया था। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात चल रही है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। नाउ कैपिटल मार्केट में जैसे आपका देखते होंगे आप फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ये सारी चीज़ें आएंगी। चलिए उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। एक मैंने ओवरव्यू अभी आपको दिया है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। ओके, नाउ देखिए, मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है, मनी मार्केट हम किसको कहेंगे? देखिए, ये फाइनेंशियल मार्केट का वो पार्ट है जहां लैंडिंग जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। यानी कहेंगे हम, अगर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट को अगर हम कहें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट, तो वो कौन है? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट, दैट वाज कॉल्ड मनी मार्केट, उसे हम मनी मार्केट कहते हैं, ठीक है। तो इसका अपोजिट यानी कि जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म मनी मार्केट होगा, सॉरी, जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंशियल मार्केट होगा वो आपका कैपिटल मार्केट कहलाएगा, ठीक है। एक और ख़ास चीज़ क्या है? शॉर्ट टर्म तो हो गया, लेकिन जो 1 ईयर के लिए होगा, ठीक है, अप टू 1 ईयर, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो 1 साल तक जाते हैं उन्हें हम मनी मार्केट की कैटेगरी में रखते हैं। और 1 साल से एबव वो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट 1 साल से एबव के होते हैं, उन्हें हम कैपिटल मार्केट में रखते हैं। ओके, नाउ अब दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है? टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन्वॉल्व। मनी मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? जैसे एग्जांपल देखिए, प्रॉमिसरी नोट्स भी मनी मार्केट का है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी मनी मार्केट का है, कॉमर्शियल पेपर जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, नोटिस मनी एटसेट्रा, ये सारे जो हैं वो क्या है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक इसी तरह अगर हम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो आप देख रहे होंगे, ठीक है, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारे जो हैं वो क्या है? कैपिटल मार्केट में हैं। तो आप एक चीज़ मेजर जो डिफरेंस है उसको याद रखिएगा कि इट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लैंडिंग एंड बोरोइंग्स टेक्स प्लेस फॉर शॉर्ट टर्म अप टू 1 ईयर, ठीक है। मतलब ये ऐसे फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है जहां पर जो लैंडिंग और बोरोइंग होती है वो 1 साल तक होती है, ठीक है ना। यानी कि 1 दिन से लेकर के 1 साल तक हो सकती है, लेकिन 1 साल से एबव हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? वो कैपिटल मार्केट में आता है। नाउ 1 ईयर का मतलब है 364 डेज। ओके, ये याद रखिएगा, 365 डेज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 364 डेज तक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की लेंडिंग और बोरोइंग होगी वो मनी मार्केट के अंदर में आएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट को देखते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है? इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व एंड टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस मनी मार्केट में दिखेंगे और कौन से इंस्टीट्यूशंस कैपिटल मार्केट में दिखेंगे? नाउ देखिए, मनी मार्केट का जो इंस्ट्रूमेंट है और मनी मार्केट का जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन है? ध्यान दीजिएगा, द मनी मार्केट कंटेन्स, ओके, फाइनेंशियल बैंक्स, द सेंट्रल बैंक। जैसे मनी मार्केट में कौन कौन हो गया? देखिए, सेंट्रल बैंक हो गया, फाइनेंशियल बैंक हो गया, कॉमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, चिट फंड्स हो गए, ये सारे जो हैं वो कौन किस में आते हैं? मनी मार्केट में, ठीक है। तो मनी मार्केट इंस्टीट्यूशंस ये सब हैं। कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हो गए, कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ये सारे जो है वो कैपिटल मार्केट में आते हैं। कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस की आपको सिमिलरिटी दिख रही हुई, जैसे कॉमर्शियल बैंक का मनी मार्केट में भी है और कॉमर्शियल बैंक जो है वो कैपिटल मार्केट में भी आपको दिख रहा है। ये हम आगे चलकर डिफाइन करेंगे कि ऐसा क्यों है। चलिए नेचर ऑफ मार्केट को समझते हैं, ठीक है। देखिए, नेचर ऑफ मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट जो होता है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है, लेकिन वहीं कैपिटल मार्केट जो होता है वो थोड़ा सा फॉर्मल होता है।
नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी ऑफ मार्केट। मार्केट कौन ज़्यादा लिक्विड होगा, जाहिर सी बात है मनी मार्केट ज़्यादा लिक्विड होगा, ठीक है, मनी मार्केट्स आर लिक्विड। और कैपिटल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट जो होता है मनी मार्केट कंपैरिजन में लेस लिक्विड होता है। लिक्विड का मतलब समझ रहे हैं, लिक्विड का मतलब ये है कि किसमें ज़्यादा लिक्विडिटी है, या कहें कि पैसा किसमें जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा पैसे में, ठीक है, यानी कि कोई पेपर है या पैसा है या कोई भी कमोडिटी है, ये कैसे जल्दी से जल्दी पैसे में कन्वर्ट हो सकता है, उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। तो ये चीज़ मनी मार्केट में बहुत ईजिली, यानी कि मनी मार्केट बहुत हाईली लिक्विड होता है कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में जो बॉन्ड्स एंड पेपर्स होते हैं, अब ऐसा क्यों है, देखिए जब 1 ईयर का ही टाइम है, 364 डेज़ का ही टाइम है, तो 364 डेज़ में वो मैच्योर कर जाएगा और उससे आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये मनी मार्केट हो गया। नाउ कैपिटल मार्केट में लंबे समय का होता है और इसके कारण उसकी जो लिक्विडिटी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। आगे देखते हैं, मैच्योरिटी पीरियड की बात करें, जैसा मैं आपको बता रहा था, देखिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज जनरली अप टू 1 ईयर, मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर होता है मनी मार्केट का। और कैपिटल मार्केट का क्या होता है, कोई स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम नहीं होता है। स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम कहने का मतलब क्या है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई 2 ईयर्स भी हो सकता है, 3 ईयर्स भी हो सकता है, 10 ईयर्स भी हो सकता है, तो और इससे अधिक भी हो सकता है। तो इसलिए कोई स्टिपुलेटेड टाइम इसका कैपिटल मार्केट के मैच्योरिटी का नहीं है। आगे देखते हैं, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। देखिए मनी मार्केट में क्या रिस्क है, सिंस द मार्केट इज लिक्विड एंड द मैच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर, रिस्क इन्वॉल्व इज लो। यानी कि जो आप देखे होंगे मार्केट जो होता है, अभी मैंने बात की जैसा कि मार्केट जो है इसका ज़्यादा लिक्विड है मनी मार्केट का, और जो मैच्योरिटी है वो मैक्सिमम 1 ईयर है। तो इसलिए क्या है, इसका जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है वो बहुत कम होता है, जो भी कुछ होगा वो साल भर में निपट जाएगा। नाउ कैपिटल मार्केट में ड्यू टू लेस लिक्विडिटी इन नेचर एंड लॉन्ग मैच्योरिटी द रिस्क इज हाई। देखिए लंबे समय तक रिटेन करेंगे तो जिस चीज़ को हम लंबे समय तक रिटेन कर रहे हैं उसका रिस्क भी हाई होगा। ठीक उसी तरह से, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मनी मार्केट में जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है और कैपिटल मार्केट में जो रिस्क होता है वो मनी मार्केट में जो रिस्क होता है वो लो होता है, यानी कि कम होता है, और कैपिटल मार्केट में जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें मनी मार्केट के पर्पज़ की, तो इस पर्पज़ में क्या आएगा, देखिए द मनी मार्केट फुलफिल्स द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द बिजनेस। यानी कि मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं पूरे मार्केट में, जो शॉर्ट टर्म जो कम समय के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं वो ज़रूरत जो है वो मनी मार्केट पूरा करता है, ठीक है। और जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट नीड्स को पूरा करता है। छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इससे आपको क्लैरिटी होती जाएगी और बहुत लोग जो कन्फ्यूज़न होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में वो क्लैरिटी होगी। आगे देखते हैं, द मनी मार्केट इंक्रीजेज, फंक्शनल मेरिट है ये, द मनी मार्केट इंक्रीजेज द लिक्विडिटी ऑफ फंड्स इन द इकोनॉमी। कहने का मतलब इकोनॉमी, यानी कि भारत में जो इकोनॉमी है उसमें लिक्विडिटी को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, मनी मार्केट, ठीक है। लेकिन एक स्टेबिलिटी को लाने के लिए कैपिटल मार्केट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि कैपिटल मार्केट स्टेबलाइजेज द इकोनॉमी ड्यू टू लॉन्ग टर्म सेविंग्स। लंबे समय के लिए जो सेविंग्स रखे जाते हैं उसके कारण मार्केट में स्टेबिलिटी आती है। तो यानी कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में समझ में आ रहा है, लेकिन लिक्विडिटी के लिए ज़रूरी है और ये स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। नाउ लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, किसमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। चूँकि कैपिटल मार्केट में हाई रिस्क होता है तो इसलिए इसमें हाई रिटर्न मिलता है, और मनी मार्केट में लो रिस्क होता है तो जाहिर सी बात है लो रिटर्न मिलेगा, ठीक है। नाउ अब आपको पूरी तरह से कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आगे देख लेते हैं, अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, जिसे हम जानते हैं फॉरेक्स के नाम से भी। तो फॉरेक्स मार्केट को या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो भारत में है उसका क्या ट्रेडिशन रहा है, वो कैसे बढ़ा है, उसके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, द मार्केट इन विच इंटरनेशनल करेंसी, अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, मनी मार्केट की बात कर रहे थे, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहे थे। फाइनेंशियल मार्केट में हमने देखा था क्या चीज़ था, दो पार्ट में फाइनेंशियल मार्केट को हमने डिवाइड किया था, एक को मनी मार्केट को डिवाइड किया था और एक को कैपिटल मार्केट को डिवाइड किया था। मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में मैंने क्या कहा था, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है या कहें कि लेंडिंग होती है या परचेज होता है, जो भी फाइनेंशियल मार्केट के मतलब प्रोडक्ट्स की या उनके सर्विसेज की होती है, तो उसे हम फाइनेंशियल मार्केट में डालते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि मनी मार्केट में यानी कि जो 1 साल से कम, और कैपिटल मार्केट में जो 1 साल से अधिक। अब यहाँ क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल मार्केट की बात तो कर ली, फॉरेक्स मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ करेंसी का खरीद फरोख्त होता है।
ठीक है, करेंसी का सेल परचेज होता है। तो करेंसी यानी कि फॉरेन करेंसी की अगर सेल परचेज होगी तो उसे हम फॉरेक्स मार्केट कहेंगे या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहेंगे। नाउ इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। द मार्केट इन विच इंटरनेशनल करेंसी टेक्स प्लेस वेयर फॉरेन करेंसीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड साइमल्टेनियसली। जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉरेन करेंसी को खरीदा और बेचा जाएगा एक साथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज कहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आगे पॉइंट मिलेगा आपको। इट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क विद इन विच बैंक्स, देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है जिसमें कि बैंक्स, मर्चेंट फर्म्स, इन्वेस्टर्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट, ये सभी जो हैं ये सभी इन्वॉल्व होते हैं और ये सभी जो है वो एक्सचेंज करते हैं फॉरेन करेंसी का एक दूसरे में। ठीक है। नाउ अ फॉरेक्स ट्रेड इज टू सेल द इंडियन रुपीज विद साइमल्टेनियसली बाइंग यूएस डॉलर। ठीक है। तो फॉरेक्स क्या है, देखिए हम भारत के रुपए को सेल कर देंगे और यूएस डॉलर को खरीद लेंगे। ठीक है। जैसे, अच्छा एक चीज़ और देखिए, फॉरेन जो फॉरेक्स मार्केट होता है उसका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं होता है। ठीक है। इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड नेटवर्क एंड इज ओपन 24 आवर्स। ये इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड होता है और ये 24 घंटे खुला रहता है। कौन? फॉरेक्स मार्केट। नो, अब देखते हैं द वैल्यू ऑफ विच। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, या एग्जांपल क्या, ये सही बात भी है कि 75 रुपीज़ आप खर्च करेंगे, पे करेंगे, तो फिर आपको यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर मिल जाएगा। ठीक है। यही आप समझिए कि इसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, द वैल्यू फॉर विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर। अगर जिस वैल्यू से एक करेंसी को एक्सचेंज किया जा सके दूसरे करेंसी में, द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, तो जो वैल्यू है एक करेंसी की दूसरे करेंसी के टर्म्स में, उसे हम एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फिर से समझिएगा, वैल्यू ऑफ विच वन करेंसी इज एक्सचेंज फॉर अनदर, यानी कि एक ऐसी वैल्यू से हम दूसरे वैल्यू को परचेज कर लें या चेंज कर सकें। ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, एक्सचेंज रेट कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 75 रुपये लगेंगे एक यूएस डॉलर खरीदने में, तो ये हो गया हमारा एक्सचेंज रेट। दिस इज द एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रुपीज़ इन यूएस डॉलर। तो इंडियन रुपीज़ का जो एक्सचेंज रेट होगा वो क्या हो जाएगा, 75 रुपीज़। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, ये सारा कुछ डील होता है किससे, ये सारा कुछ डील होता है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डील होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से, जो कि 1999 में आया। ठीक है। जिसे हम फेमा कहते हैं। फेमा का फुल फॉर्म बहुत पूछता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, द होल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, ठीक है, पूरा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है वो फेमा से डील होता है। नाउ फेमा जो है इनको रेगुलेट करता है पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। अच्छा, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने से पहले, ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट था भारत में वॉज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ये रेगुलेट किया जाता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से थ्रू द एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट। किसके? आरबीआई के एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट से। यानी कि इस एक्ट के आने से पहले, फेमा के आने से पहले, आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट से ये काम होता था। और किसके द्वारा होता था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे हम फेरा कहते हैं, उसके द्वारा ये चलता था। ठीक है। फेरा कब आया था? फेरा आया था 1973 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये दो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमा आया 1999 में और फेरा आया 1973 में। यानी कि पहले फेरा आया, देन फिर फेमा आया। इन दोनों का आपको ईयर याद रखना होगा। ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ इंटरबैंक, अभी तक तो हमने बात की फॉरेन से रिलेटेड। अच्छा, ये जो फॉरेन करेंसीज हैं, ठीक है, ये इंटरबैंक मतलब एक दूसरे के बैंक के बीच में भी शेयर होते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए क्या लिख रहा है, इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग इज रेगुलेटेड बाय फॉरेन एक्सचेंज। अब देखिए, जो इंटर बैंक के जो फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज होता है बैंकों के बीच में भारत में, वो जो है वो टोटली रेगुलेट होता है किससे? फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से, जिसका नाम है फेडई। फेडई भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है फुल फॉर्म से रिलेटेड। नाउ इट वाज क्रिएटेड इन 1958। ठीक है। फेडई जो था 1958 में बनाया गया। ये क्या है? ये एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉलंटरी एसोसिएशन है जो कि बैंकों के द्वारा मिलकर बनाया गया है। और वो बैंक जो स्पेशलाइज्ड हैं,
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज़ में वो मिल करके इसके सारे रूल्स और रेगुलेशंस को डिटरमिन करते हैं, आरबीआई के साथ शेयर करते हैं और आरबीआई के साथ मिल करके इसे बनाते हैं और देन फिर इसे लागू करते हैं। ठीक है, इसमें कितने चार्जेस एसोसिएट होंगे, मतलब चार्जेस जो चार्जेस इनसे रिलेटेड होते हैं, ये सारे चार्जेस इसमें मिल करके डिसाइड होते हैं। नो, अब आगे देखते हैं। सिंस, अच्छा एक चीज़ और, फेडई में ही, या हम इसको कह सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन है, इसी को हम ऑथराइज्ड डीलर भी कहते हैं, जिनको आरबीआई ऑथराइज करता है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सिंस 2001 में क्या हुआ, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन जो था फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन था वो कैरी कर लिया गया किसके द्वारा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा, CCIL। CCIL मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आपको इसका याद रखना होगा। तो यानी कि 80% जो है वो जो भी क्लियरिंग सेटलमेंट फंक्शंस थे वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने काम करना शुरू कर दिया। यानी कि फेडई में जो क्लियरिंग का सेटलमेंट है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट फंक्शन कौन देखता है, CCIL देखता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन एक्सचेंज का क्लियरिंग और सेटलमेंट्स फंक्शंस जो हैं वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देखता है। कब से, 2001 से। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए चैनल को, ताकि आपको और अच्छे कंटेंट मिलते रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।